बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने के हैं और फीफा वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जो है वो होने को है। जनाब, फ़ुटबॉल जो है सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं है, बल्कि अब इससे ये एक सनत की सूरत अख्तियार किया गया है। और न सिर्फ इसमें दोस्तियाँ इन्वॉल्व हो गई हैं, हुकूमतें इन्वॉल्व हो गई हैं, बल्कि पैसा तो आपको पता है कि चल ही रहा है। और ये भी देखने में आया है कि जो शायकीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है बाज़ टीमों की कामयाबी पर न सिर्फ रश कर रही है, बल्कि बाज़ टीमें ऐसी हैं जिनके मुतालिक शायकीन को काफ़ी शक है। और यकीनन आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मैचेस हैं जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज सामने आई और वो कंट्रोवर्सीज का जिक्र जो है अभी तक चल रहा है। बहरहाल हम यहाँ बात करेंगे फ़ाइनल की, जो कि होने वाला है जनाब अब से कुछ घंटों के बाद अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान। तो अर्जेंटीना और स्पेन की टीम जो है, यही कहा जा सकता है कि अर्जेंटीना जो है वो दिफाई चैम्पियन है और देखना होगा कि स्पेन की टीम इस फाइनल में किस तरह से मुकाबला करती है। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीमों का तो जनाब अर्जेंटीना को बज़ाहिर लगता है कि उसके एज हासिल है, इसलिए कि उसने 3 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की है और 3 मरतबा वो रनर्स अप रही है, जबकि स्पेन की टीम सिर्फ 1 मरतबा यानी 2010 में वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रही थी। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और स्पेन का अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है और वो हुआ था 1966 के वर्ल्ड कप में, जब अर्जेंटीना ने स्पेन की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। लेकिन जनाब अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें और जो इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो दोनों टीमों के दरमियान 14 मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस जीते हैं, जबकि 2 मैचेस बराबर रहे हैं। तो जनाब ये तो स्टैटिस्टिक है, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से जैसा मैंने पहले कहा कि अर्जेंटीना की टीम जो है 3 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी है और ये वर्ल्ड कप उन्होंने 2022 में, 1986 और 1978 में जीते थे। यही नहीं बल्कि अर्जेंटीना की टीम जो है 1930 में रनर्स अप रही थी, 1990 में भी रनर्स अप रही और 2014 में भी रनर्स अप रही। अब तक सिर्फ ब्राज़ील और इटली की ऐसी टीमें हैं जो अपने एजाज़ का दिफा करने में कामयाब रही हैं। और एक बात और बताता चलूँ कि जो चारों टीमें इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो चारों टीमें वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही हैं। और इस वर्ल्ड कप की एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि स्पेन के लामिन यामाल को जनाब लियोनेल मेसी ने आज से कमोबेश 19-20 साल कबल, जब वो 5 माह की उम्र के थे, तो उस वक्त यूनिसेफ के एक फलाही प्रोग्राम में एक शूट आउट था, उसमें उन्होंने उनको गुस्ल दिया था। और अब यही बच्चा आज जो है लियोनेल मेसी के सामने है, यानी लामिन यामाल। तो बहरहाल ये तो है जनाब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात, जो हम हमारा मतलब बात करेंगे इस पर। लेकिन उसके साथ साथ जनाब क्रिकेट पे भी बात करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इन दिनों वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे है, जहां वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी और ये टेस्ट मैचेस जो हैं 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक का जायज़ा लें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब तक 56 मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान ने जनाब जो जीते हैं मैचेस वो 22 जीते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है 19 मैचेस जीतने में कामयाब रही है और अब तक जो है 5। बहरहाल वो तो अब जो आगे के मैचेस होंगे वो उसका रिजल्ट जो है जब आएगा तो उससे पता चलेगा। लेकिन जनाब इंग्लैंड की टीम ने जो है इंडिया की टीम को बड़ी मार लगाई है और जनाब जो T20 मैचेस हुए थे वो जनाब उसमें न सिर्फ उन्होंने वाइट वॉश किया और उनको बेहतरीन तरीके से बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त दी। और ICC रैंकिंग में जो T20 रैंकिंग है उसमें पहले इंडिया की टीम नंबर 1 थी, अब जो है इंग्लैंड की टीम जो है नंबर 1 आ गई है। थोड़ी सी बात हॉकी की भी करेंगे जनाब। हॉकी में वीमेंस जूनियर HF कप जो है इस वक्त मस्कत में हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वीमेंस की टीम जो है जनाब वो अपने पहला 4 मैचेस जो है थे वो हार गई है और जनाब पाकिस्तान की टीम जो थी हांगकांग से 1 के मुकाबले में 2 गोल से हारी, काज़ाकिस्तान से 0 के मुकाबले में 9 गोल से हारी, बांग्लादेश से 0 के मुकाबले में 8 गोल से हारी और उज़्बेकिस्तान की टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जो है 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त खा गई। 24 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए और 4 गोल जनाब हमने किए। और इसकी बड़ी अलार्मिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान वीमेंस टीम वीमेंस चैम्पियनशिप यहाँ हुई थी और जिस शाम को चैम्पियनशिप ख़त्म हुई उसी शाम को टीम जो है मस्कत रवाना हो गई।
बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं कि आया मतलब एक ही वक्त में कैसे टीम अनाउंस हो गई और उनके मतलब वीज़े भी लग गए और वो टीम जो है चली गई। तो इस सिलसिले में बड़े सवालात हैं कि क्या टीम जो है पहले ही सिलेक्ट कर ली गई थी, और चैम्पियनशिप जो वीमेंस की पहली मरतबा ये हुई जिसमें जनाब एकेडमीज़ की टीमों को भी शामिल किया गया, और एकेडमीज़ की खिलाड़ी जो थी वो ज़्यादा थी टीम में, और पंजाब और सिंध की खिलाड़ियों को वो मौके नहीं मिल सके जो इससे कबल भी चैम्पियनशिप खेला करती थी। और इससे कबल आपने देखा कि जो प्रो लीग हुई थी उसमें पाकिस्तान की जो मेंस टीम थी वो जनाब अपने 8 के 8 मैचेस हार गई थी। 79 गोल पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 19 गोल करने में कामयाब रही थी। तो जनाब एडॉक पे जब जो कमेटी है मोहिउद्दीन वारी साहब उसके सरबराह हैं, शुरू में मतलब लग रहा था कि उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए और उनके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनकी भी मतलब डिसीजन बड़े अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरिट का कत्ल हो रहा है और कहीं ना कहीं कोई मसला ज़रूर है। बहरहाल इन तमाम उमूर पे बात करेंगे, लेकिन चूंकि जनाब वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप पे बात करेंगे और हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। और पहले की तरह जनाब इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, हर शोबे में मतलब ये कि महारत रखते हैं। उनसे आप क्रिकेट पे भी बात कर सकते हैं, फुटबॉल पे भी और हॉकी पे भी। और उनके साथ साथ चूँकि हमने क्रिकेट का जिक्र किया था तो जनाब जैन हमीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ साथ अता राशिद हैं जो कि फ़ुटबॉल के खुद प्लेयर्स भी हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं। तो जनाब इकबाल जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। अता राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जैन हमीदी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। इकबाल भाई आपसे शुरू करते हैं और एक जनरल सा सवाल, मैं अपने मतलब इंट्रो में एक और बात कहना चाहता था। गैरी सोबर्स का भी मतलब ये कि कुछ दिनों कबल इंतकाल हुआ, इससे कबल कमर अहमद साहब का भी इंतकाल हुआ, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात करूंगा कि अब तक जो मतलब सारी चीज़ें सामने आई हैं और सिर्फ 2 टीमें, तीसरा जो पोजीशन का मैच है वो तो जनाब आपसे कुछ देर बाद हुआ चाहता है और वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान होगा। और इन दोनों टीमों ने अब तक 32 मैचेस खेले हैं जिसमें जनाब 10 मैचेस फ्रांस ने जीते हैं और 17 जो है इंग्लैंड ने, और साथ साथ 5 मैचेस जो है वो बराबर हुए हैं। तो वो तो खैर मतलब दोनों टीमें जब होंगी मैदान में तो देखना होगा कि क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती हैं, इसलिए कि फ्रांस की टीम का बड़ा ये था कि वो फेवरेट थी और लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीते कि नहीं जीत सकी। बहरहाल मैं तो मजमूई तौर से आपसे पूछना चाहूँगा ये जो अब तक वर्ल्ड कप हुआ है इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप रहा है। इसमें मतलब जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद कहा कि जनाब इसमें सिर्फ प्लेयर्स ही इन्वॉल्व नहीं रहे, इसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व हो गई, सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हो गए। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अब तक तो ये अब ये डिसाइड करना कि जनाब ये कंट्रोवर्सी whether it was right, whether it was wrong, that's a different thing. इसको आप ये मान लीजिए। और सबसे बड़े 2-3 मैचेस की बात है, लोग ये एक मैच के बाद इजिप्ट का और अर्जेंटीना का मैच हुआ था, उसके बाद कंट्रोवर्सी जन्म लिया। दूसरा मैच हुआ उसमें भी लोगों ने, हालांकि दूसरे मैच में मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने शिकस्त दी वो मतलब क्लियर विक्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन बैलर फिर भी है। हाँ, अगर आप रैप अप की बात करेंगे, फ्रांस का एग्जिट जो था ये बड़ा शॉकिंग था। वो फ्रांस जो है, और फ्रांस का जो एग्जिट हुआ, देखिए अर्जेंटीना ने जो शिकस्त दी इजिप्ट को 3-2 मतलब 2 मुकाबला था, अर्जेंटीना ने शिकस्त दी इंग्लैंड को 2-1 वो भी एक मुकाबला था, लेकिन फ्रांस जो स्पेन के हाथों हारा 2-0 कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब ये समझ रहे थे कि फ्रांस की टीम एक मजबूत टीम है और वो मतलब इस पोजीशन में थी कि जनाब लगता ऐसे ही था कि वो थ्रेटनिंग थे और वो फाइनल तक पहुंचते और शायद ट्रॉफी भी लिफ्ट करते। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि ये दुनियाई फुटबॉल का नहीं, दुनियाई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है। जीतने वाली टीम को $50 मिलियन मिलेंगे, प्राइज मनी $50 मिलियन। सो आप ये लगा लीजिए कॉन्टेक्स्ट वही है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अर्जेंटीना और आपको पता है कि इंग्लैंड की राइवलरी बहुत पुरानी है। 1982 में जो आइलैंड है फॉकलैंड के, इसके लिए दोनों में मुल्कों में लड़ाई भी हुई थी और अभी एक मैच के बाद वहां एक बैनर लेके आए जिसपे अर्जेंटीना के फैंस ने, वही मैंने सियासत की बात की ना आपसे। हाँ, वो सियासत की जो बात की लेके आए और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फॉकलैंड है इट बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। सो उसके बाद उसका देखा यूके गवर्नमेंट ने और फीफा ने भी ये कहा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की कैसी खिलाफवर्जी। सो लेकिन ठीक है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि अब लम्हा आ गया है, अब वर्ल्ड कप का फाइनल किसके सर ये हुमा बैठेगी, किसके सर ये ताज जाएगा, ये सिर्फ अब एक 24 घंटे की बात है। बिल्कुल सही।
अच्छा, जैन हमीदी साहब, जैसा मैंने कहा कि जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं। जैन हमीदी साहब, वैसे तो हम आपसे क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन गैरी सोबर्स जो दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम था, रिकॉर्ड उनके नाम से मंसूब हैं, और उसके साथ साथ इससे कबल एक दो हफ्ते कबल कमर अहमद साहब जो कि क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, कमेंटेटर थे, राइटर थे, उनका भी इंतकाल हुआ। तो गैरी सोबर्स और फिर कमर अहमद साहब, क्या कहेंगे, इनकी जो एक्सपर्टीज थी, इनका जो एक्सपोजर था? देखिए, गैरी सोबर्स वाज लाइक आई मीन आफ्टर और अलोंग विद डोनाल्ड ब्रैडमैन, यानी कि क्रिकेट दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर समझा जाता है, यानी कि एक तरह का सिंबल जिससे लोग एसोसिएट करते हैं क्रिकेट को। एंड इस तरह का प्लेयर आए नहीं। आई मीन आई विल जस्ट ब्रीफली रन यू थ्रू हिज रिकॉर्ड कि 110 टेस्ट मैचेस, 108 कैचेस, 8000 runs, and sort of 200 plus wickets. तो इन्हीं के ऐसे आपको रिकॉर्ड्स मिलते नहीं। एंड बैटिंग एवरेज ऑफ 57. एंड उसके बाद गैरी कुड फील्ड इन एनी पोजीशन। ही वाज इनिशियली अ कवर फील्डर, लेकिन उसके बाद स्लिप, पॉइंट, शॉर्ट लेग, मिड ऑफ, एनीवेयर यू कुड प्लेस हिम। तो इन्हीं के एक्सेप्शनल प्लेयर। सही। तो दैट इज अ बिग लॉस फॉर क्रिकेट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं कि कमर अहमद साहब का कंट्रीब्यूशन एज फार एज क्रिकेटिंग जर्नलिज्म गोज इज इनक्रेडिबल। यानी कि पाकिस्तान में पहले कोई प्रॉपर क्रिकेट जर्नलिस्ट यानी कि हमें नजर नहीं आता था, बट ही वाज वेल वर्स्ड एंड ट्रेन्ड इन द ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग जर्नलिज्म सेंस, यानी कि जिस तरह क्रिकेट की रिपोर्टिंग होती है। तो नॉट जस्ट क्रिकेट जर्नलिज्म बट क्रिकेट रिपोर्टिंग एज वेल। तो वो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला हम सब के लिए, you know, by means of which obviously पहले जमशेद मार्कर एंड उमर कुरैशी साहब जरूर थे, but कमर अहमद साहब through his writings and through his analysis एक दरवाज़ा खोला कि जिसके ज़रिए बाकी लोग भी इस फील्ड में आए। सही। अता राशिद जनाब, फाइनल जो है हो रहा है अर्जेंटीना और स्पेन का, दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, और ग्राउंड में वो क्या हैं, और इस वक्त ऑन पेपर जो है दोनों टीमें जो हैं किस तरह से हैं, क्या कहेंगे? इसलिए कि बहुत बड़ा ये फाइनल होने जा रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ होने जा रहा है। और स्पेन की टीम जो सिर्फ एक मरतबा वर्ल्ड कप जीती थी 2010 में, जबकि अर्जेंटीना 3 मरतबा जीत चुकी है। लेकिन जैसा मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 14 मैचेस हुए हैं, 6 मैचेस दोनों टीमों ने जीते हैं, 2 बराबर रहे हैं। तो इस तरह से तो मुकाबला बराबर है, लेकिन वर्ल्ड कप जो है उसमें एज हासिल है अर्जेंटीना की टीम को। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने एक बात राइटफुली सो आपने कॉल आउट की, हेरिटेज प्लेज अ बिग पार्ट इन बिग गेम्स। आप अगर बात करें, अर्जेंटीना हैव बीन देयर, दे हैव डन दैट। इस टीम ने भी, अभी आपने बात की, दिफाई चैंपियन है, तो उनको पता है बड़े गेम कैसे जीतने। लेकिन स्पेन ने इस तरह से जिस टूर्नामेंट पे जिस तरह से परफॉर्म किया है, 1 गोल कंसीड किया है अभी तक 7 मैचेस में। और जो आप टीम्स देखे जिनके अगेंस्ट उन्होंने खेला है, रोनाल्डो की पोर्चुगल, बेल्जियम, फिर उसके बाद फ्रांस के लिए एम्बापे, दुनिया का बेस्ट अटैक जिसको अभी कहा जा रहा है, और उसके बावजूद सिर्फ 1 गोल कंसीड किया, एंड दे हैव गॉन थ्रू ऑल गेम्स लाइक दे हैव क्रूज्ड थ्रू देम। मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो बिल्कुल भी जरा सा भी हिकअप्स होंगे, कुछ होंगे। उनकी मिडफील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, उनका डिफेंस भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात जो स्पेन को शायद थोड़ी सी मतलब दैट कैन कम बैक टू बाइट देम, वो है कि शायद उनके पास एक नंबर 9 वो नहीं है जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टडी प्रेजेंस वाला। लेकिन वो बात अर्जेंटीना के साथ भी है, क्योंकि अर्जेंटीना अपने बहुत सारे मैचेस कन्विंसिंगली नहीं जीती है। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला मैच था जहां पे उनको एक मतलब लूजिंग पोजीशन से आना पड़ा, जहां पे उन्होंने ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखाई। इजिप्ट वाला मैच भी था, बट दैट इज अ गेम यू एक्सपेक्ट अर्जेंटीना टू विन। बट वही बात है, अर्जेंटीना को पता है गेम्स कैसे जीतने हैं, उनको पता है कहाँ पे यू हैव टू टर्न दैट स्विच ऑन, और फिर वो उसके बाद से बिल्कुल रुकते नहीं है। अगर आप टैक्टिकली बात करें, इट इज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्जेंटाइंस, दैट साउथ अमेरिकन पैशन, वर्सेस द टैक्टिकोस ऑफ स्पेन। वो बॉल रखना पसंद करते हैं, मिडफील्ड से अटैक लिंक करना, build up from the back. So I think it will be a great game, it will be a great spectacle, though different थोड़ी contrasting ideologies, but I think ये बहुत बड़ी story line है। मेसी versus यमाल, जैसे आपने rightfully कहा, 19 years on from that UNICEF photo shoot, this can be the passing on of the baton from Messi to Yamal, but we'll just have to wait and see. सही। तो जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और जैसा कि हमारे इकबाल जमील साहब ने भी कहा और अता राशिद साहब ने भी कहा फुटबॉल के हवाले से, तो जनाब देखना होगा कि ये फोटो फिनिश भी हो सकता है मैच, इसलिए कि दोनों टीमें जो हैं यकीनन पूरे इत्मीनान के साथ ग्राउंड में उतरेंगी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का,
ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक। मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब जैन हमीदी साहब, इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ पहुंची हुई है, इंग्लैंड ने इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त दी है और जनाब हम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है। पाकिस्तान ने 22 जीते हैं टेस्ट, वेस्ट इंडीज़ ने 19 जीते हैं और 15 टेस्ट जो हैं बराबर हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप कि दोनों टीमों को अगर मतलब कंपैरिजन करें और फिर जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाके उनकी कंडीशंस में खेलते हैं तो हमारी टीमों की परफॉर्मेंस जो है क्या है, कितनी उनमें कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पोटेंशियल है? इसमें जी ये है कि पाकिस्तान की टीम में काफ़ी नए लड़के यानी कि हमें नज़र आ रहे हैं। सही। एंड जो हमारा एक गो टू यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी विच वाज अ पेस बॉलिंग अटैक, वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स, उसमें शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, यानी कि इनको नहीं ले जाया गया। एंड द आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग गिवन इज दैट कि जी इनकी पेस गिर गई है, बट द बॉलर्स दैट दे हैव टेकन, ऑल्दो आई एम फुली supportive of Mohammad Abbas and I think he's a bowler who should have played for Pakistan consistently। बड़ी विकेटें उनकी और जो बैरून मुल्क में तो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेस्टर शेह के लिए जो तो वो 100 विकेटें हर सीजन लेता है यानी कि आंखें बंद करके। बट the issue is कि आप क्या कहते हैं, you don't have anybody in the pace department who is 140 plus। जी बिल्कुल। यहाँ आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जी पेस गिर गई, ये पेस नहीं गिरी है। अगर पहले 150 पे कराते थे, अब 140 पे कराते हैं। अब जो आप लड़के ले जा रहे हैं, they don't bowl above 115-120 किलोमीटर्स। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा एक इशू लग रहा है। अदरवाइज बैटिंग इज डिसेंट इनफ, यानी कि नए लड़के आए हैं, न्यू फेसेस हैव कम इन एंड उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। क्या कहते हैं, समबडी लाइक अजान अवैस आई थिंक इज अ टैलेंट विच यानी कि जो हमें देखा जाएगा। एज फार एज द फर्स्ट टेस्ट कम्स, उसमें सिर्फ ये होगा कि शुरू में क्या कहते हैं फर्स्ट 2-3 डेज जो मैंने देखा है इस ग्राउंड को, यहाँ मूवमेंट भी मिलता है और बॉल सीम भी करता है, and then it slows down and helps the spinners। तो our spinners क्या कहते हैं will come into play। सही, ठीक। इकबाल जमील साहब, फाइनल होने जा रहा है, दोनों टीमों ने जब तक मैचेस खेले मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, इनके मतलब माइनस और प्लस पॉइंट क्या हैं फाइनल के हवाले से? देखिए सारी बात ये है कि देखिए इस वक्त जो फेवरेट्स है ना, आप ये देख लीजिए, लोग ये कह रहे हैं फेवरेट इस वक्त अर्जेंटीना है, मतलब ये। लेकिन वो अता राशिद ने जैसे सही बात की कि स्पेन जो है 3-2-3-4 की कॉम्बिनेशन से जिस अंदाज में वो खेला है और एक गोल पूरे इस टूर्नामेंट में एक गोल उन्होंने खाया, ये बड़ी बात है कि राउंड ऑफ 32 में, राउंड ऑफ 16 में, पहले राउंड में, बड़ी बात है। लेकिन देखिए सारी जो इस वक्त निगाहें सारी जो है ना इंटरनेशनली आप ये देखें तो वो है मेसी के ऊपर, इसलिए कि मेसी ने जितने भी मैचेस हैं, मतलब खास तौर पे जो क्रंच मैचेस थे, लोग ये कहते हैं कि इनको इजी सेलिंग मिली, इनका जो राउंड ऐसा था कि इनको आसान टीमें मिली, सेमीफाइनल मतलब स्विट्जरलैंड मिला, कभी इजिप्ट मिला, इजिप्ट तो कहीं भी नहीं था, वो तो अलग बात है कि उन्होंने, लेकिन इजिप्ट ने तो बड़ा टफ टाइम दिया, बहुत मुश्किल टाइम था और वो लास्ट मोमेंट में। और अर्जेंटीना की ये बात है कि डिफिसिट में जाने के बावजूद
गोल खाने के बावजूद जिस तरह वो कमबैक करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये देखता हूँ कि देखिए ये जो फाइनल होगा, अब तक ये लोग ये कहते थे कि जनाब अर्जेंटीना की टीम में जो तमाम 10 के 10 खिलाड़ी हैं वो मेसी को खिलाते हैं ताकि मेसी गोल कर सके, लेकिन अब दोनों मैचेस में ये देखा गया है कि मेसी ने टीम को सपोर्ट किया है। जो जिस तरह इंग्लैंड के मैच देख लें, दोनों पासेस पे मेसी के पासेस पे गोल हुए और वो मतलब अनस्टॉपेबल। लेकिन मेसी को खुलकर खेलने नहीं दिया, नहीं खुल के खेलने नहीं दिया, लेकिन जब भी उनको मौका मिला, आप ये देखिए जो उसने मेसी को ये कहते हैं कि लेफ्ट फुट का प्लेयर है, लेकिन जिस अंदाज से उसने क्रॉस दिया था, जो दूसरा गोल हुआ है वो मतलब आउटस्टैंडिंग था, बिल्कुल उसके सामने कुछ कोई नहीं था। गोलकीपर बिल्कुल मतलब इंटेलिजेंट पास था और लेकिन कैलकुलेटेड था। और प्लेयर की बात ये थी कि मेसी की बात ये थी, ये बड़ा प्लेयर ही कर सकता है, ये मैं आपको ये बता दूं, ये कोई छोटा प्लेयर नहीं कर सकता, ये बड़ा ही प्लेयर कर सकता है जिसको एतमाद हो। लेकिन पहले ठीक है कि कंट्रोवर्सीज आ गई है अर्जेंटीना के साथ, और ये मैच एक स्पेन का, जैसे यमल का आपने जिक्र किया कि जनाब वो भी एक इंटरनेशनल बड़ा यंग है, लेकिन अभी तक उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है। अगर वो क्लिक कर गया तो फिर ये मेरे ख्याल में ये जो मैच है फाइनल का, ये शायद पेनल्टीज पे जाए, ये शायद ये एक बड़ा वाइटल पॉइंट हो सकता है। अभी तक कोई क्रंच मैच जो है इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई कि पेनल्टीज पे नहीं गया, तो मेरा अपना ख्याल है कि दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग कॉन्टेस्ट। अच्छा अता राशिद, जैसे इकबाल भाई ने कहा और आपने इससे पहले भी कहा था, ये जो फाइनल होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं इन दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी मतलब क्या होगी? ऑल आउट जाएंगे, अटैकिंग खेलेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे, फिर फॉर्मेशन क्या हो सकती है इनकी? देखिए स्पेन तो अपनी वो यूजुअल फॉर्मेशन में खेलती है, 4-3-3 उनकी यूजुअल होती है, बट दैट इज वेरी फ्लूइड। फिर वो 4-2-3-1 में भी चले जाते हैं विद रॉड्री पिवट पे फिर उनके होते हैं, एक उनके साथ डबल पिवट बंदा खेलते हैं, और फिर ओयारज़ाबाल उनके लोन स्ट्राइकर होते हैं। बट स्पेन का मसला ये कि उनके जो पिछले यूरोपियन चैंपियनशिप जो वो जीते थे, उस कैंपेन के उनके लेफ्ट विंगर जो थे, वो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दैट टूर्नामेंट, निको विलियम्स, वो इस पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन इंजर्ड रहे हैं। अब सुना है शायद फिटनेस पे थोड़ा वापस आ रहे हैं। अब ये सवालिया निशान है कि क्या लुइस ड्वेला फुएंटे उनकी फिटनेस को यहाँ पे रिस्क करेंगे उनको फाइनल खिलाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बड़ा तो कोई मैच होता नहीं है। तो अगर तो वो होता है तो आई थिंक स्पेन का जो विंग प्ले है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि पेड्रो पोरो और कुकुरेया जो उनके दो फुल बैक्स हैं, उनको भी शौक है वो थोड़ा आगे अटैक के साथ जो है लिंक करते हैं गेम को, तो ये देखने को होगा। वरना तो स्पेन की वही स्ट्रैटेजी है, वो लोग जो है बॉल रखना, दे रिटेन द बॉल क्वाइट वेल। रॉड्री, पेड्री, फैबियन रुइज, डैनी ओल्मो बहुत ऑफेंसिव प्लेयर है, तो वो उनको मिडफील्ड में बॉल रख के बिल्डअप करना उनका काफी अच्छा गेम होता है। और जैसे हमने बात की उनकी जो डिफेंस है, पाओ कुबारती, एमेरिक लपोर्ट, ऑन द बॉल इनके तकरीबन सारे प्लेयर देयर वर्ल्ड क्लास, बॉल रखना उनको आती है, 90 मिनट तक वो चाहे तो बॉल रख सकते हैं। और अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो जैसे इकबाल भाई ने बिल्कुल राइटफुली कॉल आउट किया कि मेसी के अराउंड उनका गेम रिवॉल्व करता है, व्हाई नॉट, उनकी जो क्वालिटीज हैं आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। बट इस दफा जो लग रहा है कि मेसी ने जा रहे इतने साल अर्जेंटीना को कैरी किया है, इस दफा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि अर्जेंटीना भी मेसी के लिए खेल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे यंग लड़के हैं, हुलियन अल्वारेज, लौटारो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस, इन्होंने पब्लिकली आगे बोला है कि लियो मेसी इनके आइडल है और ये बचपन से मेसी को देखते आ रहे हैं। अब उनके साथ वर्ल्ड कप फाइनल की पिच पे ये लोग उतरेंगे, तो वो जो डेडिकेशन है आप सिर्फ सोच सकते हैं कि वो उनको जीत की कितनी ज्यादा वो भूख और कितनी ज्यादा वो ग्रीड होगी। बट वही अर्जेंटीना का गेम भी है कि वो क्या कहते हैं, मेसी के थ्रू ज्यादातर क्रिएटिविटी दिखाना चाहेंगे एंड विंग के थ्रू थोड़ा। लामिन यामाल को कहाँ देख रहे हैं? लामिन यमाल, जैसे हमने बात की ना, स्पेन के विंगर्स they're probably the best in the world. लामिन यमाल का अभी तक बाय नंबर्स तो इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया, अभी तक सिर्फ एक ही गोल उन्होंने मारा है वर्ल्ड कप में, इंजरी से वापस आए थे एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। बट ये यही गेम होते हैं जहाँ पे सुपरस्टार्स बनते हैं, जहाँ पे बड़े प्लेयर अपने आप को दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं। आई थिंक लामिन यमाल अगर अर्जेंटीना को, अब दे वुड हैव टू बी एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट इफ दे वांट टू कंटेन लामिन यमाल्स क्वालिटीज इन दिस गेम, लेकिन मुझे लग रहा है कि यमाल का से होगा फाइनल में, वो डेफिनेटली एक मोमेंट आएगा। जनाब ज़ैन हमीदी साहब, बाबर आजम जो है पाकिस्तान टीम को एक मतलब फिर लीड कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बड़े अच्छे अच्छे इक़दाम भी किए हैं, क्रिकेट पे उन्होंने बड़ा पैसा भी खर्च किया है, लेकिन जो उनका थिंक टैंक है क्या उनको सही एडवाइस नहीं करता? आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को जब इससे पहले कप्तान बने थे वो सही फैसला था या ये सही फैसला, या इसको उलट दें कि वो गलत फैसला था या ये गलत फैसला? मैं इसका काउंटर एक सिर्फ सवाल करना चाहूँगा कि देखें, हमने रिजवान को, ऑल्दो फॉर्मेट डिफरेंट था, बट हमने दो बड़ी मुश्किल वनडे सीरीज खेली थी। वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 23-24 जी,
we played 3 1-days and we won that series. जो कि इससे पहले हुआ था 2001 में, 1996-97 में जो हमने ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजर सीरीज जीती थी. उसके बाद वी गो टू साउथ अफ्रीका, वहाँ भी विन 3-0 एंड ये सब होता है अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान. सो व्हाई नॉट टेक अ लुक एट रिजवान. सही. यानी कि आपके पास एक आदमी है जो आपको 2 ऐसी सीरीज जिता चुका है जो कि आपने कभी नहीं जीती. सही. एंड ठीक है, फॉर्मेट दूसरा है, 50 ओवर क्रिकेट है, बट क्या कहते हैं, अगर बाकी लोग भी आ सकते हैं एज ए कैप्टन, तो क्या कहते हैं, व्हाई नॉट हिम एज अ टेस्ट कैप्टन, एज अ परमानेंट टेस्ट कैप्टन. आपने पहले भी विकेट कीपर बैट्समैन रखे हैं, आप सरफराज होते थे हमारे कैप्टन. अच्छा ये बताइए कि हमारी जो क्रिकेट की टीमें हैं, किसी भी फॉर्मेट को देख लें, उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल जो मेयार है फिजिकल फिटनेस का, वो हम उसको कर, या हमारी टेक्निकलिटीज जो हैं वो उस तरह से नहीं है? कहाँ लैक कर रहे हैं? आई थिंक टू मेनी टीम चेंजेस, टू मेनी चेंजेस इन पर्सनल. सही. आपको यानी कि एक कंसिस्टेंट टीम के साथ चलना होगा. सही. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि देखें T20 फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट और टेस्ट की फॉर्मेट की जो टीम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं. तो वो आप बेसिकली अलग 3 टीमें बनाएं, बट यू बी कंसिस्टेंट विद दोज सेट ऑफ प्लेयर्स. एंड तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट इज द ओनली वे यू विल सॉर्ट ऑफ अचीव एनी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेस. सही. अच्छा, इस वक्त हमारी टीम का बैटिंग का शोबा ज़्यादा निस्बतन बेहतर है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, कौन सा शोबा अच्छा है और किस शोबे में हमें काम करने की ज़रूरत है जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार है? देखिए, इंटरनेशनली आप जाते हैं, हमेशा पाकिस्तान का हिस्टोरिकली इशू हुआ है पाकिस्तान बैटिंग, यानी कि ऑलवेज दैट हैज़ बीन ए इशू. चाहे आप यहाँ श्रीलंका भी जा रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं, एंड इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ में ये जो ब्रायन लारा स्टेडियम है, मैं इसकी विकेट देख चुका हूँ. इट सीम्स एंड बाउंसेस फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज, उसके बाद गेंद टर्न करता है. तो यानी कि यहाँ इन लोगों को पहले 2-3 दिन मसला हो सकता है. सही. तो आप जब तक इस तरह की विकेटें यहाँ नहीं बनाएंगे तो आपके लड़कों को फ़ायदा नहीं होगा. बट दैट असाइड, आई थिंक आवर बॉलिंग इज अ लिटिल वीक ऑन दिस टूर. नसीम नहीं है, शाहीन नहीं है. शाहीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट देयर. उन्होंने 2 टेस्ट खेले इन द वेस्ट इंडीज, ही इज टेकन 18 विकेट्स, यानी कि 9 विकेट्स पर टेस्ट इज एक्सेप्शनल, और आप उनको नहीं ले जा रहे. तो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. जनाब इकबाल जमील साहब, किलियन एम्बापे 8 गोल, लियोनेल मेसी 8 गोल, एर्लिंग हॉलैंड 7 गोल, बाकी तो 6-6 गोल भी हैं हैरी केन के और जोड बेलिंगहम के. तो आप क्या समझते हैं, गोल्डन बूट या गोल्डन बॉल अवार्ड किसको? मेरे ख्याल में अब जो आपने ये बात की, जो गोल्डन बूट है ना, वो उसके लिए तो बेस्ट कंटेंडर जो है तो अब तक तो वो मेसी है. उनके पास एक मैच अभी है और वो बस उसमें वो कर सकते हैं मिलकर में, और उन्होंने पूरी ये दिखाया भी है. और एम्बापे के साथ अनलकी है कि जाहिर सी बात है वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए. उनको चांस मिलता तो वो उनका मुकाबला करते. अब ये देखना है कि इस मैच में जो फाइनल मैच है, जो क्रंच मैच होगा फीफा वर्ल्ड कप का, उसमें मेसी की परफॉर्मेंस क्या होती है. नेक टू नेक रहे हैं और दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं. एम्बापे की जहां तक बात है कि उनसे वो जो तवक्कुआत थी फ्रांस को, और जो सेमीफाइनल में उम्मीद ये थी, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन मेरे ख्याल में उनको मार्किंग इतना बुरी तरह किया हुआ था कि वो मतलब वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके और वो खुल के खेल नहीं सके. तो लेट्स सी. और अभी तक तो फ्रंट रनर मेसी लगते हैं. अच्छा अता राशिद साहब, अर्जेंटीना का नाम तो बार बार आएगा. अर्जेंटीना और इंग्लैंड का जो मैच हुआ सेमीफाइनल, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या मतलब इम्कानात थे इंग्लैंड के जीतने के? कहाँ गलती की इंग्लैंड ने? आई थिंक इंग्लैंड ये मैच को देखेगी एंड दे विल लुक एट इट एज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहां पर उनके पास लीड आ गई थी, उनके पास बेंच पे बहुत सारे पेसी विंगर्स थे. मार्कस रैशफोर्ड थे, बुकायो साका थे, नोनी मादुएके थे, और थॉमस टुकल के पास मौका था कि जहां पर लग रहा था कि अब ये गेम बहुत केजी हो गया, क्योंकि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के गोल पड़ने के बाद अप अंटिल द पॉइंट अर्जेंटीना ने 2-1 किया. इंग्लैंड के पास सिर्फ 12% पोजेशन थी
वो लोग उस एक 90 मिनट पीरियड था जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 पासेस कंप्लीट किए और वो सिर्फ उनके कीपर और डिफेंडर के दरमियान थी। तो जब थॉमस टुकल को ये बात नजर आ रही थी तो शायद उनके पास उनको सोचना चाहिए था कि वो अपने एक आध अटैकर्स को, क्योंकि सारे हैरी केन, जूड बेलिंगम, दे लुक दैट देयर लेग्स हैड गॉन, वो बिल्कुल लग रहा था खत्म हो गए। डेक्लन राइस का हमें देखा, जॉन स्टोन्स, उनके अच्छे खासे डिफेंडर्स प्लेयर्स की लग रहा था बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई थी, वो 90 मिनट के बाद भाग ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए अपने बॉक्स के अंदर जा रहे उन्होंने कैंप अप कर दिया। तो शायद थॉमस टुकल को यहाँ पे एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था और अपने कैप्टन को, अपने बेस्ट प्लेयर्स को शायद रिप्लेस करके विंगर्स को लाते जो कि तारे काउंटर अटैक पे लॉन्ग बॉल आप जाकर एक और गोल मार के गेम किल ऑफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मौका दिया कि अर्जेंटीना को वो गेम में आने दे वापस और वो अटैक करके। और स्पेन और फ्रांस के मैच, स्पेन और फ्रांस का तो बहुत ही, स्पेन की टीम 2-0 से, मतलब ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल उनके हाथ पैर बंध गए फ्रांस की टीम के, और पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है उनको। स्पेन एब्सोल्युटली जस्ट अंडर प्रेशर आ गए, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल बिल्कुल स्पेन जस्ट क्रूज थ्रू दिस गेम। वैसे हमने बात की ना 90 मिनट्स तक, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट कंट्रोल, ऐसा एक सेकंड एक अटैक के लिए भी नहीं लगा कि फ्रांस शायद स्पेन को जरा सा भी परेशान करे। थोड़े बहुत चांसेस बने थे जब किलियन एम्बापे इवन गोलकीपर के साथ 1-on-1 आए थे, बट वो भी क्लियर कट नहीं बन सकी क्योंकि स्पेन की जो अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग ऑफ द गेम है, उन्होंने बिल्कुल अटैक्स को वहीं पे खत्म कर डाला था। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस की तो ये मैं उनको मेंटालिटी इशू तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में खेला है, दे वर आउटस्टैंडिंग। एक आध वही होता है, फुटबॉल ऑन द डे होता है, अगर आपका एक ऑफ दिन हो गया आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मगर मैं अगर स्पेन की बात करूं तो बिल्कुल उन्होंने फ्रांस की जो वीकनेसेस है उनको एक्सप्लॉइट किया था। फ्रांस मिडफील्ड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी फिजिकलिटी नहीं लाती। रॉड्री और फैबियन रूइज जस्ट आउटप्लेड फ्रांस थ्रू आउट द पार्क। डैनी ओल्मो ने फिर जिस तरह से गेम किल ऑफ किया वो बिल्कुल था। बट यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा 19 ईयर ओल्ड पाउ कुबार्सी को, स्पेन के सेंटर बैक, जो कि स्पेन की इस बैक लाइन को लीड कर रहे हैं इतनी कम एज के ऊपर, और उनके फुल बैक्स को भी, जिन्होंने फ्रांस की इस वर्ल्ड क्लास अटैक को जो है बिल्कुल दे केप्ट देम एट बे। अच्छा, जो थर्ड पोजीशन का मैच अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ देर बाद ही थर्ड पोजीशन का मैच होने वाला है। बहुत से लोग जब हम ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो रिजल्ट आ चुका होगा। आप क्या समझते हैं कि ऑन पेपर जो है फ्रांस की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो मुकाबले में फ्रांस सिर्फ 10 मैचेस जीती है जबकि आपकी इंग्लैंड की टीम 17 मैचेस जीती है। क्या कहेंगे थर्ड पोजीशन के मैच, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? थर्ड पोजीशन अगर आप, मैं इस मैच को ऑन पेपर तो खैर नहीं देखूंगा क्योंकि जाहिर है ये अब इसेंशियली दोनों टीमों को, किसी को थर्ड प्लेस का मैच, इन दोनों टीमों को जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पहले, उनको इस मैच की इतनी अहमियत नहीं होगी क्योंकि जाहिर है उनको दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप, उन सब लोग वर्ल्ड कप जीतने आए यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा जाती ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिडियर डेशॉम्स और थॉमस टुकल अपनी बेस्ट टीम्स को फील्ड करेंगे। तो शायद हो सकता है हम किलियन एम्बापे को ना देखें इस मैच में, डेम्बेले को शायद ना देखें, तो हो सकता है फ्रांस की थोड़ी डिफरेंट टीम हमें नजर आए। हो सकता है खेल भी नहीं क्योंकि ज़्यादा गोल्डन बूट का भी चांस है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। एंड आई थिंक कि ये मैच इतना ज्यादा थोड़ा क्लोज ही होगा, बट मेरे ख्याल से इंग्लैंड ही मैच जीत जाएगी। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर जनाब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं एक ब्रेक। फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकबाल जमील, ज़ैन हमीदी और अता राशिद। इकबाल भाई, ये जो मौजूदा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें सियासत जो है हमने देखा कि पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है, और बहुत सी टीमें जिनके मुतालिक, कुछ टीमें जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनको बाकायदा कमर्शियल बुनियादों की वजह से ऊपर लाया जा रहा है।
इसमें फीफा का किरदार कहाँ है, अब कितनी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं? देखिए कंट्रोवर्सीज अगर आप देखिए इस फीफा वर्ल्ड कप इज मार्क्ड विद द कंट्रोवर्सीज। सबसे पहले ईरान की कंट्रोवर्सी रही कि उनके कुछ लोगों को उनके जो मैक्सिको से आना पड़ता था हर मैच के लिए। मैक्सिको से आना पड़ता था। फीफा ने उनका जो स्केड्यूल ऐसे ही बनाया था, लेकिन उससे पहले भी फीफा नाकाम रहा उनके कुछ लोगों को वीजा दिलाने में, अमेरिकन वीजा दिलाने में। तो ये भी एक मसला था। दूसरे उन्होंने शिकायत ये भी की उनको ट्रैवलिंग टाइम बहुत था। दूसरा जो बड़े बड़े मैचेस थे, आप ये देखिए कि इजिप्ट के अगेंस्ट जो मैच हुआ था जिसमें कंट्रोवर्शियल डिबेट हुई, जिसको सब लोग कहते हैं अता राशिद शायद इसको मानते नहीं है, कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कोई मसला है, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे जो जीता वही जीता। जिसको जो रिकॉर्ड पे आएगी, रिकॉर्ड पे ये बात नहीं आएगी कि जनाब रेफरी ने गलत फाउल दिया था या रेफरी ने फाउल नहीं दिया या VAR नहीं लिया, लेकिन ये बात है। और उसमें ये हुआ था कि जब इजिप्ट ने ऑफिशियली फीफा को जनाब प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, और फिर तो जो फीफा के जो हेड रेफरी था उसने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये ऐसी कोई बात नहीं, जो हेड रेफरी जो होता है और बड़ा मास्टर प्लेयर होता है उसने कहा कि जनाब कोई बेईमानी नहीं हुई, क्लियर गेम हुआ था, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद दूसरा मसला ये हुआ कि फीफा पहली मर्तबा फीफा पे बड़ा फुटबॉल के अलावा फीफा बहुत डिस्कस हुआ और अभी तक हो रहा है। और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब तो सियासत भी शामिल हो गई, इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया, जो अमेरिका के प्लेयर जो था बॉल फॉल, उसको जो रेड कार्ड दिखाया गया और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये रेड कार्ड गलत है, और फिर फीफा ने ये मेरे ख्याल से पहली मिसाल है ये मेरे ख्याल से नहीं डायरेक्टली किसी प्रेसिडेंट ने आप इससे इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अमेरिका का सदर ये कह रहा है, इसका मतलब ये कि आप उसमें देख लीजिए लोगों का इंटरेस्ट कितना है। सबसे बड़ी बात ये दिस इज एन इंडिकेशन कि जनाब वो जो उस प्लेयर को वापस ले ले। तो ये देखिए रेड कार्ड, येलो कार्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो फीफा कहां खड़ी है? फीफा कहां खड़ी, और फीफा ने वो अपने डिसीजन को, अपने रेफरी के डिसीजन को खुद रिवर्स कर दिया। मतलब दैट इज सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात है, अफसोसनाक बात है। तो इसीलिए फिर ये तो देखिए सवालात ये भी उठते हैं कि जनाब इजिप्ट कमजोर था, उसके आपने जो फीफा से जो उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया वो कमजोर था, तो उसकी बात आपने नहीं मानी और उनकी बात को आपने अपहोल्ड कर दिया। तो ये पॉलिटिक्स आ गई ना। तो ये देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि इजिप्ट और जो अर्जेंटीना का मैच है, ठीक है कोई बात नहीं, अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेला और जीता भी और क्लियर भी, लेकिन एक कंट्रोवर्सी खामखाई के लिए पैदा हो गई। और ये इसके इन ए वे आप कह सकते हैं फॉकलैंड का मसला ये है कि जनाब फॉकलैंड के बैनर्स जो है उसका अभी तक वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना जो है फेस कर सकता है, मतलब उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। अभी तक डिसीजन नहीं आया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दिस फीफा वर्ल्ड कप, मुझे याद नहीं आता, राशिद शायद बताएंगे कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी शायद इससे पहले किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं हुई। क्यों आता राशिद साहब, इससे पहले कंट्रोवर्सीज 1982 में भी हुई थी और इससे पहले भी हो चुकी है जी। तो हेड ऑफ जो गोल था उसका बिल्कुल एक बार मैंने खुद ही यहाँ पे कॉल आउट कर दिया, मैराडोना ने जो हाथ से गोल मारा था 86 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, आज भी उसकी बात की जाती है। मैराडोना ने खुद तो खैर मना कर दिया था उन्होंने, क्योंकि अगर आप बात करें तो मैराडोना ने तो गोल मार दिया था, गोल अवॉर्ड करना रेफरी का डिसीजन था। ये रेफरी की खुद की ना अहली है कि वो शायद ना देख सके या वो उस वक्त डिसीजन ना ले सके, अनक्लियर था जो भी था। इसका मतलब है कि उस वक्त सपोर्ट किया जाता था अर्जेंटीना की टीम को रेफरीज की जानिब से। ये तो देखें लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं, आप किसी के ओपिनियन को रोक नहीं सकते, अब वो जो भी बोलना चाहें, लेकिन ये एक पैटर्न है। लेकिन आई थिंक ये मैं बजाय इसके कि अर्जेंटीना के बजाय मैं रेफरिंग कमेटी को ब्लेम करूंगा कि अब उनकी मैच की रिपोर्ट क्या आई थी रेफरी की, ये आपको पढ़नी पड़ेगी जाके। और अभी अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की भी बात करें, बहुत कंट्रोवर्सी थी कि कतर को क्यों वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स दिए गए, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा की जाती है। वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन में बहुत सारे लेबर्स के साथ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी, तब भी कंट्रोवर्सी थी। बट इस वर्ल्ड कप में बिफोर अ बॉल वाज वो जो कंट्रोवर्सी थी वो तो वो स्टेडियम के बनाने में उसमें बजूमा, लेकिन यहाँ जो थी ना, यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये थी इस मर्तबा वर्ल्ड कप फीफा में ये हुआ कि डायरेक्टली मैचेस को कंट्रोवर्शियल बनाया, इसमें ये डिफरेंस था। मैं इसमें जो एक बात मैं ना सोशल मीडिया के किरदार को भी थोड़ा सा मैं दूंगा, उसको क्रेडिट दूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें आज से कबल 16 साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल
नेदरलैंड्स और स्पेन के दरमियान हुआ था, वहां पे नेदरलैंड्स के एक प्लेयर थे नाइजेल डियोंग, उन्होंने एक जस्ट हाई टैकल किया था स्पेन के मिडफील्डर चाबी अलोंसो को, उनको रेड कार्ड नहीं दिया गया था उस पे। अब वहां पे जाहिर है उस वक्त इतना मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं होता था, तो उस बात को आजकल मैं आपको बता सकता हूँ काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। कॉन्वर्सली अगर हम 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें जर्मनी और अर्जेंटीना के दरमियान, वहां पे एक जर्मनी के गोलकीपर मनुएल नॉयर ने अर्जेंटीना के अटैकर गोंजालो हिगवाइन को बॉल, इवन दो बॉल कंटेस्ट करते वक्त बट फाउल किया था बॉक्स के अंदर, वहां पे जहां पे अगर आज वो मैच खेला जाए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वीआर उसको पेनल्टी देगा, नहीं मिली, उस बात को एयर टाइम तक नहीं मिला, आपको पता भी शायद ना हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। उसी मैच में जर्मनी के एक डिफेंडर होवेडिस ने अर्जेंटीना के डिफेंडर जाबलेटा के ऊपर एक नी हाई फाउल किया, जो कि आज आसानी रेड कार्ड हो सकता था, बट उस वक्त जब अर्जेंटाइन मीडिया खामोश रही, आज दुनिया इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें कर रही है, तो मैं इसको सोशल मीडिया के किरदार को भी थोड़ा सा पेश करूंगा। और दूसरी बात अपना की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, बहुत अच्छा वेल आपने बड़ी एग्जांपल दी और बिल्कुल जेन्युइन और लेजिटिमेट एग्जांपल है, लेकिन दूसरी बात ये कि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना। अब जो टेक्नोलॉजी नहीं बड़ा ओवरटेक कर लिया, वीआर आ गया है, रेफरी जाके देखता है 3-3 उसको सही पॉइंट आउट किया आपने। तो वीआर आने के बाद टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा रोल अदा कर दिया है। अब इंसान की वैल्यू कम हो गई, टेक्नोलॉजी की वैल्यू ज्यादा हो गई। ज़ैन हमीदी साहब, पाकिस्तान की टीम जनाब वेस्ट इंडीज के बाद जाएगी इंग्लैंड, और वहाँ पे जनाब 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी 19 अगस्त से 13 सितंबर तक। और जनाब जो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो 92 मैचेस हमने खेले इंग्लैंड ने और पाकिस्तान ने। 30 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने जीते हैं, 28 हमने जीते हैं, 34 ड्रॉ हुए हैं। अच्छा, जाहिर है वो कंडीशन जो हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से सख्त रही हैं। क्या इस सीरीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आप अगस्त में खेल रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज जो क्या कहते हैं वेदर रिपोर्ट्स आ रही, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेट समर इन इंग्लैंड। सही। तो ये आपको क्या कहते हैं, ये जो नसीम, आजकल तो बड़ी गर्मी है इंग्लैंड में। नहीं, आजकल गर्मी है, बट ये अगस्त में क्या कहते हैं जाके ये जो मैचेस हो रहे हैं, सो उसमें बात हो रही है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेट क्रिकेटिंग समर। तो आपको शाहीन और नसीम में से either both of them or one of them you will have to take। क्या कहते हैं, अब्बास तो ऑफ कोर्स इज अ परफेक्ट फिट फॉर इंग्लैंड। जिन मतलब है कि बाज बॉलर्स के मुतालिक ही कहा जाता है कि वो 3 या 4 ओवर्स कराने के बाद जो है वो उनकी वो पेस और वो क्वालिटी जो है बरकरार नहीं रहती। ये बात सही है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए? इन द सेंस कि अगर आप इतना जो एक्सेसिव T20 क्रिकेट होता है, इसका इम्पैक्ट तो हर क्या कहते हैं दुनिया में हर प्लेयर पे आता है, लेकिन ये लड़के तभी भी क्या कहते हैं, तब भी यानी कि 20-20, 25-25 ओवर आपको निकाल के दे देते हैं दिन के। लेकिन हालिया सालों में तो हमने देखा है मोहम्मद अब्बास के अलावा या एक और कोई बॉलर ले, हम नहीं देखते कि वो इतने। शाहीन की स्पीड गिरी है, ये जरूर हुआ है, स्पीड जरूर गिरी है, बट हिज मूवमेंट इज स्टिल देयर। अच्छा, हाँ, हिज मूवमेंट इज स्टिल देयर, एंड इन दोज इंग्लिश कंडीशंस आपको एक लेफ्ट आर्मर का तो एक नेचुरल एंगल भी तो होता है गोइंग टुवर्ड्स द स्लिप। अच्छा, सॉरी टू कट यू, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने T20 क्रिकेट को अपनी मंजिल क्यों बना लिया है? बिग मनी। कहाँ हम गलती कर रहे हैं? ये गलती ये है जो आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका 3 तो इसका मतलब है कि हम कौमी मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दे रहे हैं। ये मतलब कौमी मफाद को जाती मफाद पर। हाँ, यस, बिकॉज इट्स बिग मनी एंड इट्स क्विक मनी। तो इसका मतलब हम मुल्क के नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल रहे हैं। आप अपने लिए खेल रहे हैं और इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। T20 क्रिकेट इज नॉट क्वालिटी क्रिकेट, बिकॉज़ बाउंड्री लाइंस आर शॉर्टेंड। आपको क्या कहते हैं, एक बॉलर के 4 ओवर से ज्यादा नहीं मिलते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो यानी कि इट इज नॉट क्वालिटी क्रिकेट। क्योंकि हमारे सिस्टम की खराबी है, हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो सिस्टम है या डोमेस्टिक हमारी जो क्रिकेट है, वो आप समझते हैं कि उसमें बड़ा मतलब इनकलाबी नहीं। देखिए, मेक पिचेस फेवरेबल जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी, जिसमें फास्ट और खिलाड़ियों को भी तो पाबंद करना चाहिए ना, क्रिकेटर्स को, कि वो उसमें मतलब मैचेस खेलें, 4 रोजा मैचेस। ये मैं जरूर मानता हूं कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई आपने ये 4-डे क्रिकेट के एक्स अमाउंट ऑफ मैचेस आपने खेलना है। लेकिन जैसे मुझे याद है, when I was growing up and I was 10 or 11, कदाफी स्टेडियम विकेट समझी जाती थी एज अ वेरी क्विक विकेट, उसमें बाउंस होता था, वो अब नहीं नजर आता। सही, ठीक है। सिमिलरली क्या कहते हैं, पिंडी में गेंद सीम करता था, कराची में स्पिन करता था। या आप जितना T20 क्रिकेट खेलते जाते हैं, यू कीप रोलिंग द विकेट्स, तो ये विकेट का जो नेचुरल नेचर होता है आप खत्म कर देते हैं।
तो यू शुड अच्छा, सॉरी टू कट यू, इसमें मतलब खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तो बड़ा दखल होता है, इसलिए कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी तरह कोशिश भी कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी डोमेस्टिक सिस्टम में खराबी तो है। इसलिए कि हम बाज़ प्लेयर्स को कहते तो हैं कि आप 4 रोज़ा क्रिकेट खेलें, लेकिन फिर उनको परमिशन देते हैं दूसरे मुल्क में लीग खेलने की, T20 लीग, तो वो नहीं खेल पाते हैं 4 रोज़ा मैचेस। आपने एक प्री कंडीशन लगाना होगी कि इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द पाकिस्तान टीम एनी फॉर्मेट, बी इट T20, 50 ओवर और टेस्ट मैच क्रिकेट, आपने एक्स अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं डोमेस्टिक मैचेस आपने खेलना है। या आप अगर एक प्री कंडीशन लगाएंगे तो इससे आई थिंक दिस कुड बी वन वे, और अगर इसको थोड़ा सा कमेंट भी किया जाए उसी तरीके से ये लड़के जो होंगे लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा देखें, सरफराज जब तक कप्तान थे हमारी टीम बेहतरीन मतलब एक कामयाबियां हासिल करती रही। स्टैटिस्टिक देखें तो आप मतलब रिकॉर्ड सामने हैं, लेकिन जाहिर है तो किस्सा पारीना हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जीते थे, ओवल में मैं वहाँ खुद भी मौजूद था, और वो बड़ी हमारी कामयाबी थी जब हमने इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उसके बाद से हम इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आज इंडिया की टीम आई मीन बुमराह है, विराट कोहली है, क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने अभी उनका हशर कर दिया, अभी हशर कर दिया इंग्लैंड ने उनका ऑन देयर क्या कहते हैं अपना टर्फ। तो यानी कि अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या तजवीज़ देंगे? इसलिए कि जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो हमारी टीमें जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, और हम एकदम एक दिन हम अर्श पे होते हैं, दूसरे दिन जो है फर्श पे होते हैं। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप यू बी कंसिस्टेंट विद योर टीम सिलेक्शन। अच्छा। एक आप जैसे मैं आपको ये नाम सुनने, अब्दुल्ला फजल, आजान उवैस एंड मोहम्मद जफर, ये क्या कहते हैं 2 साल पहले तक कहीं सीन पे नहीं थे, सही, यू नो दे तो एंड इनकी जगह बाहर कौन जाता है? नसीम जाता है, शाहीन जाता है, जिस पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दीज क्रिकेटर्स शुड बी पेड, आई बैक दीज क्रिकेटर्स, लेकिन ये जो रैपिड चेंजेस होते हैं ये नहीं करना चाहिए, एंड you should develop a consistency in your selection policy. सही। अच्छा जनाब, आखिरी लम्हात है, एक क्वेश्चन जो है वो हॉकी पे भी होगा जनाब। आपने हॉकी बड़ी कवर की है, जो मौजूदा एडॉक ज़ाहिर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, शुरू में हमें लग रहा था कि बड़े अच्छे डिसीजन जा रहे हैं इनके, लेकिन आप देखें कि ठीक है, हमने जो आधे मैचेस खेले थे प्रो लीग के वो तो गुज़िश्ता फेडरेशन के दौर में खेले थे, बाकी बाद में खेले। हम 8 के 8 मैचेस हार गए, 79 गोल हुए, 19 गोल सिर्फ हमने किए। अब जनाब एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई कि वीमेंस जूनियर HF कप मस्कत में हो रहा है, तो उसमें जो हमारी पाकिस्तान वीमेंस टीम जूनियर सिलेक्ट हुई, तो जिस दिन जूनियर मतलब हॉकी वीमेंस की चैम्पियनशिप का इख्तिताम हुआ, उसी दिन रात को टीम चली गई, और मतलब उस सिलेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, वीज़े कैसे लगे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और मतलब प्रो लीग में तो परफॉर्मेंस आपने देखा, और फिर हमारी वीमेंस टीम जो 4 मैचेस हार गई और हम पे 24 गोल हुए और 4 गोल हम उनके खिलाफ कर सकें। तो देखें, यहाँ तो लग रहा है कि मेरिट का कत्ल है या हमारे जो मतलब खराबी है हमारे सिस्टम में हॉकी की मौजूदा। क्या आपके सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं, चाहे मेंस हॉकी ले लें चाहे वुमेन्स हॉकी ले लें। इतना आपने खुद ही बताया कि प्रो लीग में तमाम के तमाम मैचेस हार गए। मतलब अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, दुआ करेंगे चाहिए। देखिए सारी बात यह है कि अब लोग हॉकी के मुतालिक खबरें भी नहीं पढ़ते, इसलिए कि लोग इतने मायूस हो गए। मैं आपने अपने इंट्रो में ये बताया है, मैं बोलता हूँ कि जो हॉकी के जो फैंस होंगे उनको ये नहीं पता होगा। अरे इकबाल भाई, पाकिस्तान की टीम 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स जीत चुकी है, और ये रिकॉर्ड किसी वर्ल्ड की टीम के पास नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने एयर मार्शल नूर खान के जमाने में वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान की दी हुई थी, पाकिस्तान की दी हुई थी, और आज ये कि यू स्टैंड नोवेयर, तो ये बड़ी ट्रेजेडी वाली बात है। देखें जब तक सवालात उठ रहे हैं मौजूदा हॉकी फेडरेशन में जो एडॉक पे है, बहुत सारे बेटा जो बात है, अब जब आपने नाम एडॉक का दे दिया है ना, तो फिर यही बात होगी, आप लोगों को लेके आए। किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि आप जितने भी ओलंपियंस हैं ना इनको हटा दीजिए, इनको प्ले, इन्होंने बहुत गेम कर लिया है। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए जो कि सही मानों में हंटर के साथ काम चलाए और एक रियली एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज के अंदर टीम का सिलेक्शन हो। अब ये बहुत हो गया अभी तक। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बहुत तकलीफ लग रहा है कि जितने भी मतलब हॉकी के प्लेयर्स फॉर्मर ओलंपियंस आए ना मैनेजमेंट में, वो अभी तक कोई कामयाब नहीं है। अता राशिद, फाइनल टचेस वर्ल्ड कप के हवाले से फीफा जो आप कहना चाहें, क्या कहेंगे? मतलब
biggest World Cup of all time by numbers, by teams, and by far the most controversial as well. But apart from that, हमें बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिली पिछले 1.5 महीने तक, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हमने अपने, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, लियारी में लिटरली बच्चों ने पूरी स्क्रीन्स लगाई, पूरी रात वहाँ फुटबॉल का, जैसे आप कहते हैं फेस्टिवल जिस तरह से सेशन का समा था, ऐसा लगता था कि वर्ल्ड कप जो है यही हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि लोग पिछले 1 महीने से तो लोग अपनी परेशानियां भूल गए। वही लोग वहाँ पे इकबाल भाई ने उस दिन भी बताया था कि बिजली के बिल, पानी की कमी, वहाँ पे अंधेरे में उन्होंने जनरेटर लगाए, स्क्रीनिंग वो कर रहे हैं जरूर, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। तो यही एक स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट होता है, वो आपको थोड़े टाइम तक अपनी परेशानियां भुलवा देता है। दैट इज अ ग्रेट स्पेक्टिकल एज वेल, और आपको खुशी एक दे देता है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल लव दिस ब्यूटीफुल गेम। बहुत शुक्रिया अता राशिद, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी ज़हमत देंगे। और जनाब ज़ैन हमीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज पहले प्रोग्राम में शरीक हुए। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी ज़हमत देंगे। इकबाल जनीद साहब, हमेशा की तरह आज भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।